हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आप देखेंगे 2020 का उत्तर प्रदेश पीसीएस जीएस फर्स्ट का पेपर। अब इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट 1 से लेके 50, 51 से लेके 100 तक आ चुका क्वेश्चन। अब ये 101 से लेके 150 आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए एल्टन द्वारा, बी बेनेट द्वारा, सी बर्कले द्वारा, डी रेटजेल द्वारा। तो ऑप्शन कौन है? बेनेट द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल ट्रांजेक्शन, हिंदी टफ है, इंग्लिश थोड़ा आसान। आगे देखें, व्याख्या देखें। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट द्वारा किया गया था। वास्तव में पारिस्थितिकी संक्रमण दो बायोमों के बीच संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, जहां दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत विकास करते हैं। ऑप्शन 101, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? एक, समुद्र तल का स्तर बढ़ना, बिल्कुल सही। हिमनद का पिघलना, ये भी सही। बीमारियों का फैलना, ये भी। प्रवाल भित्ति का विरंजन, ये चारों हो सकता है, या तो 1, 2 और 4 होगा। देखें, सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ऑप्शन 1, 2, 3 ये नहीं है। ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन 1, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो डी सभी सही है। व्याख्या देखें। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक तापमान कहा जाता है। वैश्विक तापमान के प्रभाव में निम्नलिखित हो सकता है: समुद्र जल का स्तर बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्तियों का विरंजन होना, नदियों में बाढ़ आना, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, प्रवसन में वृद्धि। आगे देखें, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। 1, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 2, ब्राटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। नंबर 3, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन। और नंबर 4, द लिमिट टू ग्रोथ। तो ऑप्शन बी सही है। 4 पहले है, फिर आंसर ही देख लेते हैं। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972, ब्राटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल परिवर्तन 1989, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। अरे हाथी संरक्षण भी 1992 में, और ये रियो भी 1992। आगे देखें, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा प्रारंभ हुई। वह प्रतिवेदन था जलवायु परिवर्तन का पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर। जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो इसमें कौन सा था? आवर कॉमन फ्यूचर। आगे देखें, व्याख्या। सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1987 में ब्राटलैंड आयोग ने किया था। ब्राटलैंड आयोग द्वारा जारी पत्र हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर में ही पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया था। सतत विकास की अवधारणा के सतत पर वर्तमान पीढ़ी अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग इस प्रकार करती है कि उनका न्यूनतम क्षरण हो और भावी पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधनों से वंचित ना हो। अतः सतत विकास के सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को संरक्षित रखते हुए विकास किया। आगे देखें, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं। ऑप्शन 1, कैरोलिन मार्चेंट, बी मार्क्स, सी रेचल कार्सन, और डी राजगोपाल सी। ऑप्शन सी सही है, रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग की लेखक रेचल कार्सन थी। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। रेचल कार्सन एक अमेरिकी पर्यावरणविद थी। आगे देखिए, 106, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? डी, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो ऑप्शन डी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है
एक वन प्राणियों की विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। हाँ, कारण तो है, जंगलों की कटाई अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो होगी, लेकिन डायरेक्ट कारण नहीं है। व्याख्या देखें, वन प्राणियों की विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग तथा वन प्राणियों का अवैध व्यापार है, जबकि जनसंख्या वृद्धि इसके प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में कौन से सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना है हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? देखें ऑप्शन, मथुरा और अयोध्या है क्या? देखिए वाराणसी, 1 वाराणसी, 2 मथुरा, 3 प्रयागराज, 4 अयोध्या। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो ऑप्शन सी सही है। सी में क्या है? 1 और 2, वाराणसी और मथुरा दोनों। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना के हृदय इसका नाम है, 21 जनवरी 2015 को की गई थी। इस योजना का लक्ष्य देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार आदि करना है। इस योजना के तहत 12 शहरों का चयन किया गया था। इनमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, वाराणसी, पुरी, वेलकंत्री और वारंगल की ऐतिहासिक इमारतों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से कौन है? मथुरा और वाराणसी। अब ये हुआ था 21 जनवरी 2015। अब 22 जनवरी 2015 को एक दिन बाद सोनीपत से कौन सा स्टार्ट हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित किन स्थानों पे है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ। तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र कार्यात्मक और प्रौद्योगिकी पार्क है जो उत्तर प्रदेश राज्य के फसलों की खेती के तरीके के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को लाने, स्वस्थ जीवन जीने और जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौशल को समृद्ध करने के लिए सेवा प्रदान करता है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना के से आच्छादित हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो ऑप्शन ए सही है, 10 शहर हैं। कौन कौन से शहर हैं देखते हैं। योजना भी ध्यान देना पड़ेगा कब स्टार्ट हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भारत के शहरों में आधारभूत संरचना का विकास करना तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता के 4 राउंड के जरिए 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, वाराणसी, बरेली, कानपुर शामिल है। आगे देखिए, समसमायिकी पढ़ने वाला नहीं, फिर भी मैं एक पढ़ के सुना देता हूँ। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को मेजबानी की थी? तो यूनाइटेड किंगडम ने की थी। उस समय का क्वेश्चन है, इसलिए इस जो हमने ऐसे ले लिया था। करंट से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि करंट अब किसी काम का नहीं है, लेकिन ये है कि कैसा क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने इसको ले लिया था। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रोक के आप पढ़ेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप देखेंगे उस समय उस समय क्वेश्चन कैसे थे। ये सब क्वेश्चन वो है जो करंट अफेयर का था उस समय। ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, इसको देखते हैं। हाँ, ये भी करंट का ही था। रंगराजन नीति 38 साल, उसमें ये गलत था, 36 साल में आया था। ये देखिए छोटी छोटी गलतियाँ करता है, मतलब गलतियाँ उसमें छोड़ देता ताकि आदमी पकड़ ना पाए। 1986 में आया था तो उस समय 34 साल हो रहा था ये। आगे देखें, ये भी करंट का था, कोई मतलब नहीं। ये भी करंट का है। करंट उस समय 2020 में, करंट से हम लोग का अभी कोई लेना देना नहीं है। ये भी करंट का है, ये भी करंट का है। ये भी करंट का। करंट 50 के बाद करंट आ जाता है मैक्सिमम। ये देखिए दो, ये भी करंट का। ये पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। करंट का है फिर भी ये पूछा जा सकता है।
सूची एक को दो सूची से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 2 पीएम जन आरोग्य योजना 2016, पीएम वय वंदना योजना 2018, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2017, स्वच्छ भारत मिशन 2014। तो ये पता है पीएम जन आरोग्य योजना 2017। ये कौन स्वच्छ भारत अभियान, ये तो 18 होगा, नहीं 16 होगा। डी का वन देखिए, नहीं डी का 4 स्वच्छ भारत अभियान 2014 बिल्कुल सही। 1 ए का 2 ये 18 है। पीएम जन आरोग्य योजना 18 और पीएम वय वंदन योजना ये 17 होगा। सी का 1 बी का 3 हाँ ये 17 है। तो यहाँ देखते हैं पीएम जन आरोग्य योजना 2018, पीएम वय वंदन योजना 2017, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016, स्वच्छ भारत मिशन 2014। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। वय वंदन 14 एक बार रट लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। पीएम जन आरोग्य योजना 2018, वंदन पीएम वय वंदन योजना 2017, स्वच्छ भारत 2014 और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016। आगे देखें, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में ये भी करंट अफेयर का था। आगे देखें, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो डी 2019 में, ऐसा उस समय था। 2020 में पूछा गया था तो करंट था उसी समय। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी। तो नीति आयोग की पहल है। देखें, अटल नवोन्मेष की देश के अन्वेषण तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देश में इनोवेशन के कारण उपयुक्त माहौल का निर्माण करना। अटल इनोवेशन के 2 अन्य अनुभाग अटल टिंकरिंग लैब और अटल इनक्यूबेशन सेंटर है। आगे देखें 131, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया। हुबली में। ये देखो, ये करंट का है, करंट का कोई मतलब नहीं है। देखो जुलाई, मतलब हम लोग का जो करंट अभी मई में जो एग्ज़ाम है वो मोस्टली सबसे अधिक पूछेगा फरवरी, मार्च और जनवरी का। 4 महीने 3 महीने का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसलिए मैंने देखा बताया इसमें कि करंट अफेयर कब से कब तक सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है। सब देखो, सब करंट अफेयर, कोई भी नया नहीं है, सब करंट अफेयर है। इसको पढ़ लेते हैं फिलहाल। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सम्मेलन स्थान सब 20 का है तो कोई मतलब नहीं है उसका, टाइम बर्बाद करने। रामसर साइट 6 उस समय शामिल हुआ था। इस समय उत्तर प्रदेश में 10 है, तमिलनाडु में 14 सबसे अधिक है। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है काम का। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? द महाराष्ट्र, थाने पुणे, मैसूर कर्नाटका, धनबाद बिहार, दरभंगा बिहार, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो डी सही है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। क्रम पूछ रहा होगा। इनके नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो आप ऑप्शन ही पे चलते हैं, ऑप्शन डी। पहले 1 नंबर ऐसे पढ़ेंगे 1432 कैसे आएगा? 14 1 पहले नंबर पे, फिर 4 पूर्णिमा। पहले नंबर पर पहले नियुक्ति हुई थी जयंती पटनायक की, फिर पूर्णिमा आडवाणी की, फिर 3 पहले नंबर पे आएगा 32 में, डॉक्टर गिरिजा व्यास और 2 लास्ट ममता शर्मा अध्यक्ष। तो ये है 1432। ये देखो आप 1432 डी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कालानुक्रम इस प्रकार है: जयंती पटनायक 1992 से 95 तक, नंबर 2 मोहिनी गिरी
95 से 98, नंबर 3 विभा पार्थसारथी 99 से 2000 तक, पूर्णिमा आडवाणी 2 से 5 तक, गिरिजा व्यास 5 से 8 तक, गिरिजा व्यास पुनः 8 से 11 तक, ममता शर्मा 11 से 14 तक, ललिता कुमार मंगलम 14 से 18 तक, रेखा शर्मा 18 से अब तक। ममता शर्मा भी है, रेखा शर्मा भी है, कन्फ्यूज़न कर सकता है। आगे देखें, ये लॉकडाउन वाला भी करंट का क्वेश्चन है, ये देखते हैं थोड़ा सा। मानवीय गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010 और डी 2015। तो ऑप्शन सी 2010 में प्रतिस्थापित किया गया था। देखें, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 10 मानकों पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और घरेलू संपत्ति के आधार पर तैयार किया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में 109 देशों में भारत का स्थान 66वां था तब। अब इसको पढ़ाएंगे कुछ सूचकांक लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सूचकांक पढ़ाएंगे, बस पढ़ा तो हमने बहुत है लेकिन फिर से पढ़ाएंगे उसको। अगला देखें क्या क्वेश्चन है नीचे, क्या ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? ए विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व आर्थिक मंच ही ऐसे सामाजिक काम करता है, तो कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, WEF। विश्व आर्थिक मंच पर्यटन स्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2019 में सूचकांक भारत का स्थान 34वां था, उस समय करंट का इसलिए। 20वीं शताब्दी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा है? उनमें से एक महत्वपूर्ण नहीं था। प्राकृतिक संसाधन का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, यही नहीं होगा। अच्छा, राजनीति एवं विकास, जनसंख्या व विस्थापन, पुनर्वास, तो सी नहीं था, राजनीति एवं विकास। देखें, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। इन पक्षों में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जनसामान्य का विन्यास एवं पुनर्वास पर चर्चा किया गया था। इस चर्चा में राजनीति एवं विकास शामिल नहीं था। 50वां आखिरी क्वेश्चन, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? द कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनल मैन वाज द प्रोपोनेड बाई, कौन था? रॉबर्ट E. पार्क, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, द लुइस वर्थ, द लुई डुमांट। तो कौन था? रॉबर्ट E. पार्क। ऑप्शन रॉबर्ट E. पार्क अमेरिकन समाजशास्त्री थे। उन्होंने सर्वप्रथम सीमांत कृषक मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इनमें मानव पारिस्थितिकी, नस्ल संबंधों, मानव प्रवास, संस्कृति, आत्मसात, सामाजिक आंदोलनों में भी प्रमुख भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये था 101 से लेके 150। दोस्तों इसमें करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, मतलब उस समकालीन के, तो उस समकालीन का क्वेश्चन हमारे में कभी दोबारा पूछा नहीं जाता है करंट अफेयर, तो कोई इम्पोर्टेंट वो ज़रूरी नहीं पढ़ना, हमें बस GS का पढ़ना जो बार बार पूछा जाता है। तो इसमें अगर गैप हो जाती तो आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि वो क्वेश्चन हमें दोबारा रिपीट नहीं होता, जो रिपीट होने वाला है उससे मैं पढ़ा दे रहा हूँ। दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे प्यार बनाए रखिए, और ये सीरीज ऐसे चलता रहेगा। प्री के बाद मेंस का भी सीरीज़ शुरू होगा। धन्यवाद दोस्तों।